हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं ग्रामर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस, एम्ब्रॉयड, कॉमन एरर में अगर पूछे जाते हैं। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैं चाहूँगा एक बार आप 2 मिनट का समय देकर इन सारे सेंटेंसेस को देखें, समझने की कोशिश करें और पता करें इन सेंटेंसेस में क्या गलतियाँ हुई हैं। मैं ठीक है आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ कि आप अपने आप एक बार पता करके देखें कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज सम एरर। आइए इनके आंसर्स देखते हैं। ये हो गए आंसर्स आपके। सेंटेंस नंबर 1 में सी गलत है, सेंटेंस नंबर 2 में बी गलत है, सेंटेंस नंबर 3 में सी गलत है, फिर ए गलत है, फिर बी गलत है, फिर बी गलत है, फिर सी गलत है, फिर बी गलत है, फिर बी गलत है, फिर ए गलत है। क्या ये वास्तव में सीखना है? ये सीखना नहीं। तो मान लो हम ये सेंटेंस याद भी कर लेंगे कि इसमें सी गलत है, उसमें ए गलत है, कोई दोबारा ये सेंटेंस पाएंगे नहीं कभी पेपर में। अब हम इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि भाई गलत है तो क्यों। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देखिए, जो सी पार्ट है जिसमें हमने लिखा है इल चिल्ड्रन, उसमें चिल्ड्रन नाउन है, इल एडजेक्टिव है। अब इल एडजेक्टिव को हमने चिल्ड्रन नाउन के साथ में यूज़ किया है। अगर आपने फंडामेंटल्स की क्लासेस जो हैं, वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं, अगर आपने वो फंडामेंटल्स की वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया कि एडजेक्टिव्स को इंग्लिश में दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक प्रेडिकेटिवली और एक एट्रीब्यूटिवली। अगर हम किसी एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद लिखकर यूज़ करें एज अ प्रेडिकेट तो वो उसका प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है। लेकिन अगर हम किसी एडजेक्टिव को यूज़ करें उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखकर जिसको डिस्क्राइब करना है तो वो उसका एट्रीब्यूटिवली यूज़ होता है। कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि जो इल है यहाँ पे वर्ड, इसको हमने एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया चिल्ड्रन नाउन के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज ही नहीं होते। इल उन्हीं में से एक है। इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रेडिकेटिवली ही यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली इसका यूज़ गलत हो जाएगा। हमने इसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आप इल हटाइए, यहाँ पे कोई दूसरा एडजेक्टिव लिख दीजिए जिसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया जा सकता हो। आप सिक लिखिए, आप एलिंग लिखिए, AILING। आई एम बींग ट्रेन टू लुक आफ्टर सिक चिल्ड्रन। इल, मैं आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स बताता हूँ जो केवल प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। इल, ग्लैड, फॉन्ड, अफ्रेड, अफ्लॉट, अब्लेज, अशोर, asleep, alive, etc. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पीपल टेंड टू बिकम लेस इमेजिनरी एज दे ग्रो ओल्डर। हमने कहा जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो इमेजिनरी कम होने लगते हैं। ये जो इमेजिनरी हमने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, इमेजिनरी का मतलब होता है समथिंग वर्चुअल जो रियल नहीं है, दैट इज़ नॉट रियल। गलत सेंस है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है लेकिन ये इट डजेंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस तो है नहीं। तो आप यहाँ पे इमेजिनरी हटाइए और इमेजिनेटिव वर्ड यूज़ कीजिए। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कि जिसमें इमेजिनेशन करने की कैपेसिटी हो। पीपल टेंड टू बिकम लेस इमेजिनेटिव एज दे ग्रो ओल्डर। इमेजिनरी मीन्स जो असली नहीं है, जो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और इमेजिनेटिव का मतलब वन हु हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू इमेजिन, जिसमें इमेजिन करने की कैपेसिटी हो। तो ये इमेजिनरी और इमेजिनेटिव दो वर्ड होते हैं, उनके डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हिज पेंटिंग्स टेंड टू बी हाईली इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब हैविंग कैपेसिटी टू इमेजिन, पेंटिंग्स डोंट हैव इमेज कैपेसिटी टू इमेजिन, पेंटिंग्स में इमेजिन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। पेंटिंग्स वर्चुअलिटी को डील करती है। मान लो कुछ ऐसा किसी ने रियल सिचुएशंस को पेंट किया, किसी ने ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो हमें पता है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, केवल इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर सकती है। तो इमेजिनेटिव यहाँ से हटाइए, इमेजिनरी यूज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हिज पेरेंट्स इमिग्रेटेड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू कनाडा इन 2010। फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम स्कॉटलैंड का मतलब वो स्कॉटलैंड से चले गए। तो अगर वो स्कॉटलैंड से चले गए तो उन्होंने इमिग्रेट नहीं किया, एमिग्रेट किया। EMIGRATED।
इमिग्रेटेड का मतलब होता है आके रह जाना, कोई आया कहीं से और आके हमारे यहाँ आ गया, रहने लग गया, तो वो इमिग्रेटेड है। यहाँ से जाके बाहर कहीं बस गया, एमिग्रेटेड है। आई लिखा होता है इमिग्रेट, आई का मतलब इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब आ गया। एमिग्रेट में ई लिखा होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमिग्रेटेड वर्ब के साथ में लिखा फ्रॉम स्कॉटलैंड, फ्रॉम स्कॉटलैंड का मतलब वो स्कॉटलैंड से चला गया, तो स्कॉटलैंड से चला गया तो इसका मतलब वहाँ से एमिग्रेशन हुआ है, इमिग्रेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिए इमिग्रेटेड की जगह एमिग्रेटेड। हिज पेरेंट्स एमिग्रेटेड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू कनाडा इन 2010। इसी सेंटेंस को अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें, सपोज हम ऐसे लिख दें हिज पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कनाडा फ्रॉम स्कॉटलैंड इन 2010, सही जाएगा, सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज इट बिलोंग्ड टू माई ग्रैंडफादर। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद हमने प्रिपोजिशन फॉर लिखी है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट के बाद में प्रिपोजिशन टू यूज कीजिए हमेशा। इंपॉर्टेंट टू, एसेंशियल टू, ससेप्टिबल टू, अडहेयर टू, कन्फर्म टू, ये आपको प्रिपोजिशन में सारे वर्ड्स पढ़ने को मिल जाएंगे, कोई वीडियो बना के डालेंगे। कुल मिला के भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट के साथ में हमेशा टू प्रिपोजिशन यूज कीजिए। फॉर हटाइए, टू लिखिए बी पार्ट में। He wanted to make a good impression to the interviewer. Make good impression on someone. To हटाइए, on लिखिए। He wanted to make a good impression on the interviewer. We have not seen any good films in this year. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा, जैसे ईयर है, सीजन है, मंथ है, इनके साथ हम इन प्रिपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। डे है, डेट है, कोई ओकेजन है, उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कभी किसी टाइम एक्सप्रेशन के साथ में, टाइम एक्सप्रेशन से मतलब हो गया जैसे ईयर, मंथ, वीक, आवर, मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी मतलब इस तरीके का टाइम एक्सप्रेशन हो और उसके साथ में हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड लिख दें, दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ईच वगैरह, एवरी, तो वो फ्रेज एडवर्ब फ्रेज होती है। एडवर्ब फ्रेज होने की वजह से उसके साथ आपको प्रिपोजिशन नहीं लिखनी चाहिए। वी हैव नॉट सीन एनी गुड फिल्म्स दिस ईयर, इन ड्रॉप कीजिए। वेयर वर यू ऑन दैट डे, तो ऑन गलत हो गया, वेयर वर यू दैट डे। इन दीज डेज पीपल हैव गॉट रिचर, तो इन हटाइए, दीज डेज लिखिए। कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा, टाइम को एक्सप्रेस करने वाला, अगर उसके साथ हम दिस, दैट, ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट लिख देंगे तो वो जो फ्रेज तैयार होगी वो एडवर्ब फ्रेज होगी और उसका प्रिपरेशन नहीं आएगी। एडवर्ब्स का प्रिपरेशन नहीं यूज होते हैं। आई नोटिस दैट नो बडी क्राइड इन द फ्यूनरल, हमने लिखा इन द फ्यूनरल। फ्यूनरल आपको पता होगा, फ्यूनरल एक सेरेमनी होती है जहाँ पे कोई डिसीज पर्सन होता है, उसके लास्ट रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, अंतिम संस्कार वगैरह जहाँ पे होता है, तो वो एक गैदरिंग है। गैदरिंग के साथ हमने इन प्रिपरेशन लिख दी, गलत होगी, एट लिखिए। आपको कभी भी किसी गैदरिंग को रेफर करना है, गैदरिंग से मतलब एक समूह जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसके बाद एट लिखिए। एट प्रिपोजिशन टाइम और प्लेस के पॉइंट्स को रेफर करती है। एट द फ्यूनरल, एट द यूनिवर्सिटी, एट द क्लास, एट द सिनेमा, एट द स्टेशन, एट द पार्टी, एट द फंक्शन, एट द कॉन्फ्रेंस, कोई भी गैदरिंग है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं सारे, उसके बाद एट प्रिपोजिशन यूज कीजिए। मोस्ट स्मॉल चिल्ड्रन आर इनकेपेबल टू सिट स्टिल फॉर मोर देन 10 मिनट्स। ये जो इनकेपेबल हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है, इसके साथ हमेशा प्रिपरेशन ऑफ यूज होती है, इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। अब जब हम इनकेपेबल के साथ में ऑफ लिख देंगे तो जो टू सिट इन्फिनेटिव है ना, ये सिटिंग हो जाएगा, जीरेंड बन जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा मोस्ट स्मॉल चिल्ड्रन आर इनकेपेबल ऑफ सिटिंग। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द बॉटल्स इंक्लूडिंग द वायरस हैज़ बीन स्टॉलन फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब हमने लिखा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब कि जो वायरस था वो बॉटल्स के साथ था, बॉटल्स थी साथ ही साथ में वायरस था, वो भी चोरी हो गया। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं, वायरस जो है वो बॉटल्स के अंदर रहा होगा। तो अगर कोई भी चीज़ किसी एक परिधि के अंदर है, किसी एक घेरे के अंदर है, ठीक है, और वो चीज़ 3 डायमेंशनल है, जैसे बॉटल्स 3 डायमेंशनल है, उनमें वॉल्यूम होता है, तो आप उसके साथ में इंक्लूडिंग नहीं कंटेनिंग यूज़ कीजिए। वन ऑफ द बॉटल्स कंटेनिंग द वायरस हैज़ बीन स्टॉलन फ्रॉम द लेबोरेटरी। इंक्लूडिंग ड्रॉप कीजिए, इंक्लूडिंग का मतलब साथ में, मतलब बॉटल्स थी उसके साथ में वायरस था, लेकिन वायरस साथ में नहीं था, अंदर था। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जिसमें वॉल्यूम होता है, उसके अंदर कुछ है, तो वो कंटेन है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग हटाइए, कंटेनिंग यूज़ कीजिए। होप आपको ये क्लास
पसंद आई होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए बाय।